हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट होम साइंस। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि आर्ट क्या है। आर्ट इज समथिंग दैट इज क्रिएटेड विद इमेजिनेशन एंड स्किल एंड दैट इज ब्यूटीफुल और दैट एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट आइडियाज और फीलिंग्स। क्या है कला? क्या है? तो कला क्या है कि कुछ भी चीज़ जो आप कल्पना और कौशल के द्वारा विकसित करते हैं, जो सुंदर दिखती है और कुछ ना कुछ क्या करती है, विचारों या भावनाओं को व्यक्त करती है, वो ही क्या है? कला है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या है? प्रकृति से ही तो मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो जो मनुष्य है वो भी क्या माना जाता है? स्वयं कलात्मक कृति है। कौन? मनुष्य। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट की। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कितने होते हैं? 7 होते हैं। फर्स्ट है लाइन, सेकंड है फॉर्म एंड शेप, थर्ड है पैटर्न, फोर्थ है टेक्सचर, फिफ्थ है स्पेस, सिक्स्थ है लाइट एंड सेवंथ वन कलर। तो ये सब क्या होते हैं? आपके एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते हैं। इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे एक एक डिटेल में। तो फर्स्ट अगर हम बात करें लाइन की, लाइन क्या होती है? तो अगर आप देखेंगे कि अगर हम फॉर्म एंड शेप की बात करें तो ये सब जो है किससे बनती है? लाइन से बनती है। तो लाइन जो है, रेखा जो है, एक बेसिक एलिमेंट होता है आर्ट का। और लाइन जो है किससे बनती है? डॉट से बनती है। यानी डॉट 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 मिलके क्या बनाते हैं? एक लाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि रेखा क्या है कि दो बिंदुओं के बीच का बहाव है, उसको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। और जो लाइन होती है उसके पास केवल लेंथ होती है। ठीक है। रेखा के तो आधारभूत प्रकार होते हैं सीधी रेखा और वक्र रेखा। जो लाइन है वो 2 टाइप्स के हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है उसको आप हॉरिजॉन्टल तरीके से, वर्टिकल तरीके से, डायगोनल लाइन के थ्रू आप उसको भी व्यक्त कर सकते हैं। और जो कर्व लाइन है वो क्या है? गोलाकार रूप में पूर्ण चंद्रमा के समान या चपटे रूप में भी आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। वक्र रेखा का मतलब कर्व लाइन एंड सीधी रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में। फर्स्ट है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या है कि वर्टिकल लाइन अगर आप देखते हैं कि कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है ना वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन आप देख रहे होंगे इसको भी, तो वो कैसा आभास करा रही है? आपको ऊंचाई का आभास कराती है, स्टैंडिंग पोजीशन दिखाती है और आपको औपचारिकता, फॉर्मेलिटी शो करती है, मैस्कुलिन इफेक्ट शो करती है, प्रतिष्ठाजनक अभिव्यक्ति करती है। ये सब जो है वो कौन शो करती है? वर्टिकल लाइन शो करती है। और आपने देखा होगा अगर हम इन टेक्सटाइल की बात करें कि कोई छोटी लड़की है, उसकी हाइट कम है और उसको लंबा दिखाना है, मतलब वैसे वो लंबी नहीं हो जाती, लेकिन अगर उसको लंबा शो करना है तो आप क्या बोलते हैं कि आप स्ट्रेट लाइन के मतलब स्ट्रेट लाइन यानी वर्टिकल लाइन के आप कपड़े पहने तो उससे आप कैसी दिखेंगी? लंबी दिखेंगी। ठीक है। और अगर हम बात करें होम इंटीरियर में, डेकोरेशन में, कि अगर आपको कोई कमरा की ऊंचाई में वृद्धि करनी है तो आप वहाँ पे कैसी लाइंस का यूज़ करें? वर्टिकल लाइंस का यूज़ करें। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, सेकंड है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको इस तरीके की दिखाई देती है, जैसे डायग्राम में पिक्चर्स मैंने लगा रखी हैं, आपको इसमें शो हो रही हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है विश्राम और तनाव मुक्त होने का प्रतीक होती है। जब आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो इसी तरह पोजीशन में होते हैं। जब आप रेस्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टली तरीके से, जब आप रेस्ट करते हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, विश्राम की होने का प्रतीक दर्शाती हैं। और इसके साथ साथ जो ऐसी लाइन है वो क्या करती हैं? आपकी चौड़ाई में वृद्धि करती हैं। जैसे वर्टिकल लाइंस क्या कर रही थी? आपकी ऊंचाई में वृद्धि कर रही थी, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो ये क्या करती हैं? चौड़ाई में वृद्धि करती हैं। कोई अगर हम टेक्सटाइल की बात करें कि अगर कोई लड़की, मतलब कोई कहें कि कोई पतली लड़की है तो आप उसको कैसे पहनाएं? हॉरिजॉन्टल लाइप की स्ट्रिप्स पहनाएं। या कोई लंबी है, ज़्यादा लंबी है, उसको थोड़ा छोटा दिखाना है तो आप बिल्कुल चौड़ी चौड़ी पट्टी के जो है डिज़ाइन वाले आप उसको कपड़े दर्शा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा लंबी नहीं दिखेगी। तो चौड़ाई बढ़ाने का, यानी विड्थ बढ़ाने का काम कौन करती है? हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करती है। वर्टिकल लाइन आपकी फॉर्मेलिटी को शो कर रही थी, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कैसी शो करती है? इनफॉर्मेलिटी को शो करती है। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन स्थिरता को भी दिखाती है। जब आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो आप कहीं जा स्थिर होते हैं ना, तो स्थिरता को भी दिखाती हैं, तनाव मुक्त होते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री, चौड़ाई को दर्शाती हैं और शांति का भी प्रतीक होती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन अपने घर में भी बहुत सारे, जैसे टेबल है, बेंच है, डेस्क है, सोफा आदि में भी आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को। थर्ड वन की बात करें, डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन यानी तिरछी रेखा। ये क्या करती हैं कि आंखों को मूवमेंट देने का काम करती हैं। देखो, अगर ये वाली लाइन है, यहाँ से आप यहाँ से मूवमेंट करेंगे, आपकी आई सीधी वहाँ पहुँच जाएंगी। यहाँ से मूवमेंट करेंगे यहाँ, यहाँ से मूवमेंट करेंगे यहाँ, मतलब आपको आंखों का मूवमेंट कराती हैं, क्रियाशीलता को दर्शाती हैं, गतिशीलता को दर्शाती हैं। कौन? डायगोनल लाइन। और इसके साथ साथ ये चेंजेस भी दिखाती हैं, यानी परिवर्तन को भी कौन शो करती है? वो भी डायगोनल लाइन ही शो करती हैं, जिसको आप बोलते हैं तिरछी रेखा।
अब हम बात करें कर्व लाइन की। अपने स्ट्रेट लाइन में हमने कवर कर लिया है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। वर्टिकल के बारे में पढ़ा कि वो ऊंचाई का भास करा रही है, हॉरिजॉन्टल के बारे में बात की कि वो चौड़ाई का भास करा रही है, और डायगोनल लाइन गतिशीलता का भास कराती है। अब हम कर्व लाइन की बात करें तो कर्व लाइन कैसे बनती है, देखो दो डॉट लिए इस तरीके से, थोड़ी कैसी होती है, लोच लोच आ रहा है इसमें, इस लाइन में, ठीक है। तो इसलिए कर्व लाइन को लोच में लाइन भी बोलते हैं, ये लोच में भी शो करती हैं, नाजुक होती हैं, आकर्षक लगती हैं, और इसके साथ साथ मेस्कुलिन इफेक्ट को भी शो करती हैं। कौन, जो स्त्री तब है उसको कौन शो करती है, कर्व लाइन। लेकिन अगर हमने बात करें कि मेस्कुलिन को कौन शो कर रही थी, जो फेमिनिन है उसको शो कर रही है कर्व लाइन। लेकिन अगर हम बात करें मेस्कुलिन की, तो मेस्कुलिन को कौन शो करती है, वर्टिकल लाइन। जो स्त्री तब को दिखाती हैं यानी फेमिनिन इफेक्ट को शो करती हैं वो है कर्व लाइन। आकर्षक दिखाती हैं, नाजुक है, लोच में है, जीवंतता, प्रसन्नता और वैभव का प्रतीक कौन होती हैं, कर्व लाइन होती हैं। अब हम बात करते हैं जिगजैग लाइन की। तो जिगजैग लाइन जो है, अगर हम बात करें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल लाइंस के यूज से जिगजैग लाइन बनाई जाती हैं, और ये किसको शो करती हैं, नाटकीयता और उत्तेजना को दर्शाती हैं। कौन, जिगजैग लाइन। तो हमने लाइंस के बारे में कवर कर लिया है। लाइंस के बारे में हमने कौन कौन सी लाइन के बारे में पढ़ा, पहले स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा वर्टिकल लाइन के बारे में। तो वर्टिकल लाइन आपकी क्या कर रही थी, ऊंचाई को बढ़ा रही थी, ठीक है, और फॉर्मेलिटी को शो कर रही थी। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कर रही थी, आपकी चौड़ाई में वृद्धि कर रही थी और इनफॉर्मेलिटी को शो कर रही थी। और जबकि डायगोनल लाइन क्या कर रही थी, गतिशीलता और क्रियाशीलता को दर्शा रही थी। वहीं अगर हम कर्व लाइन की बात करें तो फेमिनिन इफेक्ट को शो कर रही थी और लोच में है, और ठीक है, नाजुक होती हैं। और जिगजैग लाइन की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल लाइन से मिलकर बनती हैं और ये नाटकीयता को दर्शाती हैं। अब सेकंड आता है हमारा एलिमेंट ऑफ आर्ट, फॉर्म और शेप। व्हाट इज द डिफरेंस, फॉर्म और शेप एक ही चीज नहीं होती, दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि फॉर्म जो होती है कोई भी, फॉर्म और शेप, शेप का मतलब तो है कि कोई भी शेप, जैसे कि ये डायगोनल हो गई, ये रेक्टेंगुलर शेप हो गई, ठीक है। और फॉर्म का मतलब क्या है, तो देखो जो शेप होती हैं वो 2D होती हैं, मतलब इनके पास क्या होती है, केवल लेंथ और ब्रीथ यानी लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्म की तो ये 3D होती है, यानी इनके पास लंबाई, गुनाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होती है, यानी लेंथ, ब्रीथ, हाइट होती है। लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो वो कैसी होती है, केवल एक आउटलाइन होती है किसी भी चीज़ की, तो उसको शेप बोल देते हैं, ठीक है। और फॉर्म और शेप कैसे बनती हैं, आप किसी भी चीज़ की शेप बनाते हो तो लाइंस का यूज़ करके तो बना रहे हो। तो जो फॉर्म्स हैं वो भी किससे बनती हैं, लाइन से मिलके जो है फॉर्म आपकी बनती हैं, ठीक है। रेखाओं से मिलके ही तो आपके सब रूप तैयार होते हैं, फॉर्म बनती है, शेप बनती है, ठीक है। तो जो आपकी अगर हम बात करें फॉर्म, वो कैसी होती हैं, 3D होती हैं, लेकिन शेप जो होती हैं वो 2D होती हैं। अब हम फॉर्म की भी बात करें, आधार रूप में जो मतलब स्वरूप को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर के अंदर आते हैं आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल। रेक्टिलिनियर के अंदर क्या क्या आते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। सेकंड एंगुलर, एंगुलर के अंदर आते हैं ट्रायंगल और पिरामिड। और कर्व्ड के अंदर आते हैं सर्कल, कोन, सिलेंडर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो फॉर्म है, शेप है, वो कैसे मतलब किस चीज़ से बनती हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में कैसी होती हैं, दो आप वर्टिकल लाइन का यूज़ करते हो तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन का, भाई दो ऐसे यूज़ करी वर्टिकल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करी, बन गया। तो स्क्वायर रेक्टेंगल किससे बनती हैं, खड़ी और आड़ी रेखाओं के संयोग से बनती हैं। और गंभीरता ये किसको दिखाती हैं, देखो जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर लाइन है गंभीरता को शो करती हैं, प्रतिष्ठाजनक और परोक्षित जो प्रभाव है, पुरुषोचित जो प्रभाव है उसको उत्पन्न करती हैं। कौन, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म। फिर अगर हम बात करें ट्रायंगल, पेंटागन और हेक्सागन, ये क्या करती हैं, ये खड़ी, आड़ी, तिरछी रेखाओं के संयोग से निर्मित होती हैं और ये गति को दर्शाती हैं और जीवंतता का प्रतीक होती हैं। कौन सी, ट्रायंगल, पेंटागन और हेक्सागन। फिर अगर हम बात करें कि जो ओवल राउंड शेप की जो होती हैं ये कर्व लाइन से बनती हैं और ये नाजुक होती हैं, लोच में होती हैं और स्त्रीचित को प्रभाव को मतलब फेमिनिन इफेक्ट को शो करती हैं। कौन, ओवल शेप। अब हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट ऑफ आर्ट आता है आपका पैटर्न। पैटर्न अगर हम बात करें, पैटर्न यानी नमूना किस चीज़ से बनता है, तो पैटर्न जो होता है आपकी फॉर्म शेप से बनता है। फॉर्म शेप किससे बनती है, लाइन से, कलर से, तो एक पैटर्न तैयार हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी डिज़ाइन में मतलब आपका पैटर्न होता है, और जो ये पैटर्न होता है, अभी मैंने बात करी टेक्सचर है, फॉर्म है, कलर है, लाइंस है, तो इन सब से मिलके क्या तैयार होता है आपका टेक्सचर, मतलब सॉरी पैटर्न जो है वो तैयार होता है। पैटर्न यानी नमूना किससे मिलके बना, टेक्सचर से, फॉर्म और शेप से, कलर से, इन सब से मिलके जो है आपका पैटर्न तैयार हो जाता है, ठीक है। अगर हम पैटर्न की बात करें, नमूने की बात करें, तो आप जब अपने घरों में भी देखते होंगे
कुर्सी पे पैटर्न बने हुए हैं, मेज पे पैटर्न बने हुए हैं, आप दीवारों पे बना देते हैं पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल आपने पूरे रूम में पैटर्न ही पैटर्न बना दिए, नमूने ही नमूने बना दिए, अपने पूरे घर में ही नमूने। आप देखते हैं अगर ऐसा आपको रूम मिले कि भाई अगर आप देख रहे हैं कि भाई आपने वहाँ पे बेड डाल रखा है, टेबल डाल रखी है, चेयर डाल रखी है, वो सब उन पे डिज़ाइन है, डेकोरेटिव है, आपने रूम भी ऐसे कर दिया तो वो थोड़ा भद्दा लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका रूम में केवल 1/4 पार्ट ही पैटर्न यूज होना चाहिए, और अगर बिल्कुल ही सिंपल है यानी आपकी दीवार भी सिंपल है, आपका फर्श भी सिंपल है, तो आप उसमें कितना कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि बिल्कुल ही आपका रूम जो है बिल्कुल ही सिंपल है तो उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा जो है 2/3 नमूनों का यूज़ कर सकते हैं, यानी 2/3 आप पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके थोड़ा भी मतलब फर्श डेकोरेटिव है, आपने थोड़ा डेकोरेटिव है, आपका थोड़ा रूम डेकोरेटिव सा है, तो उसमें आप केवल जो नमूने हैं डेकोरेशन की जो आप चीज़ें हैं या डिज़ाइंस जो ऐसे यूज़ कर रहे हैं वो केवल आप 1/4 करेंगे रूम में, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या बताया गया कि जब आप नमूने यूज़ कर रहे हैं तो बड़े नमूनों को बड़े क्षेत्रों में यूज़ करें और छोटों को छोटे क्षेत्रों में यूज़ करें, ठीक है। अब आपने सपोज करो एक चेयर ले ली, ठीक है। एक चेयर तो है बिल्कुल सिंपल वाली, एक चेयर है डेकोरेट नमूने से मतलब डिज़ाइन बने हुए हैं उस पर। अब आप जब उन दोनों को अगर कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपने वो चेयर ले तो ली डेकोरेटिव, मतलब मुझे अच्छी लग रही है देखने में, इसमें डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, अब आप उस पर बैठ गए, आपको उसमें बैठने में बिल्कुल क्या हो रहा है, कठिनाई हो रही है, यानी आप हाथ से जो उसका हत्था है कुर्सी का पकड़ रहे हैं वो नमूने वाला है, लेकिन आपको बैठने में क्या हो रही है, आराम नहीं मिल रहा उस चेयर पे। एक चेयर है सिंपल, उस पर आपको बैठने में बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है, तो कैसा, कौन सा इफेक्टिव रहा, सिंपल वाली चेयर इफेक्टिव रही ना, क्योंकि इस पर आपको आराम मिल रहा है। तो जब भी आप अपने डेकोरेशन पर्पज़ के लिए नमूनों का यूज़ करते हैं, डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, तो ऐसे डिज़ाइंस का चूज़ करें, सिलेक्शन करें जो कि आपको अपनी मतलब जिस चीज़ के आप पर्पज़ के लिए यूज़ करें वो पर्पज़ बिल्कुल फुल हो। जैसे आप कुर्सी ली बैठने के लिए हो, अब उसमें आराम ही नहीं मिल रहा, क्या पर्पज़ फुल हुआ, नहीं, वो केवल देखने के लिए अच्छी लग रही है, ठीक है। तो चीज़ें मतलब आप नमूने जब यूज़ कर रहे हैं सजावट में तो इस तरीके का होना चाहिए कि वो कार्य में आपका बाधक न हो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जो आप नमूने यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई भाव, कोई विशेषता अभिव्यक्त होनी चाहिए, जैसे शांति है, ठीक है। और अगर हम बात करें नमूने अपने उसके पदार्थ के अनुरूप होने चाहिए, जैसे कि अगर आपने कोई टेक्सटाइल की बात करें कि नाजुक कपड़े हैं तो उस पर नाजुक ही नमूने अच्छे लगते हैं, उन्हीं भारी भरकम आप यूज़ कर दें, ठीक है। तो पैटर्न का आप यूज़ ऐसे करेंगे, ठीक है। बड़े क्षेत्रों में बड़े नमूने और छोटों में छोटे नमूने, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पूरे कमरे में नमूने ही नहीं है तो उससे भी आपका रूम अच्छा नहीं लगेगा, मतलब नीरसता उत्पन्न करेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा नमूनों का यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी क्या होगी, आपको बेचैनी सी लगेगी, यार कितना इरिटेटिंग है, ठीक है। और अगर हम कमरे में नमूने का उपयोग कितना किया जाए इसका कोई सर्वमान्य तथ्य नहीं है, किंतु यह माना जाता है कि अगर आपका कमरे में 1/4 नमूनों का उपयोग किया जाना चाहिए, और यदि आपकी दीवारें और फर्श सादे हों तो आप उसमें 2/3 नमूनों का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करें पैटर्न की, तो ये प्राकृतिक, ज्योमेट्रिक, स्टाइलाइज्ड, एब्स्ट्रैक्ट, ये 4 तरीके के होते हैं पैटर्न। तो नेचुरल है तो उसमें हम नेचर की चीज़ों से रिलेटेड पैटर्न का यूज़ करेंगे, ज्योमेट्रिक है तो वही स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। मिश्रित है तो आप इसमें थोड़ा ज्योमेट्रिकल, थोड़ा नेचुरल चीज़ों को थोड़ा और एनलार्ज करके यूज़ करेंगे, थोड़ा उसमें चेंज करके यूज़ करेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट आधुनिक में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे मतलब जब कोई भी कलाकार कोई भी आपका नमूना तैयार करता है तो उसमें वो कुछ ना कुछ चीज़ शो करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक ऐसा नमूना कि 10 लोग देखें तो 10 लोगों अपना अपना अलग अलग मीनिंग बताएं, तो इस तरीके के नमूने जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के नमूने होते हैं, यानी पैटर्न होते हैं। अब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा, देखो इस तरीके के नमूने हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग नमूने हैं। फिर हम बात करते हैं टेक्सचर की। तो टेक्सचर क्या होता है, जिसको आप हिंदी में पोत के नाम से जानते हैं। तो टेक्सचर भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है आर्ट का। और अगर आप मतलब टेक्सचर का नाम लिया तो आपके माइंड में क्या रहता है, कुछ छूने से आ जाता है, ठीक है। केवल ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर हैं, लेकिन अगर हम टेक्सचर की बात करें तो उसमें केवल आपका देखने का मतलब केवल आपका छूने का ही गुण नहीं होता, बल्कि उसमें देखने का भी होता है। तो टेक्सचर कैसा होता है, विजुअल भी होता है एज वेल एज टेक्टाइल भी होता है, ठीक है, स्पर्शजन्य गुण भी होता है।
अब क्या होता है कि जिस प्रकार रेखा आकार व रंग कुछ भाव, जैसे अभी कलर की बात करें, फॉर्म और शेप की बात करें कि भाई स्क्वायर शेप ये शो कर रही है, अभी हमने पढ़ा सब कुछ, लाइंस के बारे में पढ़ा, कलर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में। तो कलर भी क्या क्या बहुत सारी साइकोलॉजी इफेक्ट हैं उनके भी, कुछ ना कुछ चीज़ शो करती हैं, जैसे रेड कलर आपका लव को शो करता है ना। तो अगर हम बात करें तो टेक्सचर भी शो करती हैं चीज़ें, जैसे अगर आप बात करें आपका टेक्सचर जो है खुरदुरा है, मोटा है, तो वो कैसा शो करेगा, कठोरता को दर्शाएगा। लेकिन वहीं आपका चिकना और महीन टेक्सचर है तो वो वैभव का प्रतीक करेगा और औपचारिकता को दर्शाएगा। इसके साथ साथ टेक्सचर के द्वारा जो लाइट है यानी प्रकाश है उसका भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा भारी पोत होंगे, गहरे होंगे, तो वो क्या करेंगे, टेक्सचर को, जो लाइट है उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपका पोत जो है बहुत ज़्यादा चिकना है, पतला है, तो वो क्या करेंगे, लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो टेक्सचर के पास क्या होता है, इस प्रकार के भी गुण होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने कि जो खुरदुरा और मोटा है वो कैस टेक्सचर है यानी पोत है, वो क्या दर्शाएगा, कठोरता को दर्शाएगा। चिकने महीन जो पोत है वो वैभव का, औपचारिकता को दर्शाएंगे, और इसके साथ साथ औपचारिकता को दर्शाएंगे। ठीक है, और रिफ्लेक्शन भी होता है किसके द्वारा, टेक्सचर के द्वारा। जैसे कि अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा चिकने पतले पदार्थ होते हैं वो प्रकाश का परिवर्तन, जैसे कि आपने साफ पानी देखा होगा, कांच देखा होगा, कि पॉलिश की हुई कोई भी मेटल है वो भी क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है। लेकिन जो गहरे रंग की वस्तुएं होती हैं, भारी पोत हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे गहरे रंग की वस्तुएं। ठीक है, तो आप जो अगर हम बात करें कि जो टेक्सचर है उसका निर्धारण आप सेंस ऑफ टच के द्वारा, मतलब स्पर्शजन्य संवेदना द्वारा भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, और मेजरमेंट के द्वारा भी आप कर सकते हैं। और टेक्सचर का यूज़ जो है आप चित्रकला में, मूर्ति कला में आपने सब जगह देखा होगा इसका यूज़, किसका, टेक्सचर का। फिर हम बात करते हैं स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस का मतलब है कि जो भी आप एरिया, मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी आप शेप बना रहे हैं, कोई फॉर्म बना रहे हैं, कोई कलर कर रहे हैं, कोई लाइन खींच रहे हैं, तो उनके आसपास का जो स्पेस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, वो ही क्या कहलाती है, स्पेस कहलाती है। ये स्पेस भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की तरह काम करता है। और अगर आपके रूम में स्पेस है तो वो कमरे का आकार में वृद्धि करता है, कमरे को विश्राम, सुंदरता का। लेकिन अगर आपने पूरे रूम में स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल एक हर जगह कुछ ना कुछ है, निकलने जाने का रास्ता नहीं है, तो वो कैसा कमरा लगेगा, बेकार लगेगा, चाहे उसमें कितनी भी अच्छी डेकोरेशन हो रखी हो। तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरह काम करता है। देखो इन सब में आपको पिक्चर शो हो रही है, इसमें स्पेस है, बीच में इक्वल स्पेस दे रखा है, क्यों, जिससे ये चीज़ें क्या बन रही है, इफेक्टिव बन रही हैं। तो स्पेस भी क्या है। अब हम बात करते हैं कलर की। तो कलर क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है आर्ट का। रंग भी कला का एक महत्वपूर्ण तत्व है, यह सार्वभौमिक आनंद का स्रोत है। रंग सभी को उत्तेजित करता है, एनर्जेटिक फीलिंग आ जाती है कलर को देख के। और कला के जैसे अनेक तत्व के अपने अपने गुण थे, अपनी अपनी क्वालिटी थी, उस तरह से रंग की भी अपनी क्या होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे हमने ह्यू की बात की थी, ह्यू क्या था, ह्यू था नेम ऑफ द कलर, कि कोई भी नेम है कलर का, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, तो ये सब क्या है, ह्यू है, यानी वर्ड कलर इटसेल्फ, मतलब कलर का नाम खुद का वो क्या है, ह्यू है। फिर हमने बात की थी वैल्यू की। वैल्यू क्या है, वैल्यू है आपके कलर की लाइटनेस और डार्कनेस। ठीक है, और वैल्यू क्या है कि आप वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू को पा सकते हैं। जैसे आपने अगर ब्लैक कलर मिलाया ह्यू के अंदर तो आपने शेड मिली, ह्यू के अंदर वाइट मिलाया तो टिंट मिला, और ह्यू के अंदर ग्रे कलर मिलाया तो टोन मिला था। ये सब हमने पढ़ा था ना। तो वैल्यू क्या है, लाइटनेस और डार्कनेस कलर, ह्यू क्या था, नेम ऑफ द कलर। तो जो भी डार्क कलर होंगे, जो शेड्स है, क्योंकि शेड ब्लैक है, ब्लैक डार्क कलर है, अब जब शेड जो मिली वो ह्यू में ब्लैक कलर मिलाने से ही तो मिली थी। जो भी डार्कर कलर होते हैं, यानी जो शेड्स होती हैं वो हैवियर होती हैं, और जो टिंट्स होती हैं, क्योंकि लाइटर कलर से मिलती है वाइट से, तो ये कैसी होती हैं, लाइटर होती हैं। और अगर हम बात करें जो कलर्स होते हैं वो भी होम इंटीरियर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, रूम को के साइज़ को बड़ा करने के लिए, कम करने के लिए, और इसके साथ साथ कूल फीलिंग देने के लिए, वार्म फीलिंग देने के लिए भी कलर्स का आप यूज़ करते हैं होम डेकोरेशन में भी। ठीक है, कुछ कलर्स के अपने अपनी इमोशनल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे रेड कलर लव को दर्शाता है, ब्लू कलर होप को, आशा को दर्शाता है, सिंसियरिटी को दर्शाता है। उसी तरह से ब्लैक कलर जो है मॉर्निंग एविल को दर्शाता है, वाइट कलर प्योरिटी को, शांति को, इनोसेंस को दर्शाता है। ठीक है, और हमने क्या बात की थी, जब कलर का चैप्टर पढ़ा था हमने ये भी बात की थी कि कुछ कलर क्या होते हैं, कमरे को बड़ा दिखाते हैं, कुछ कमरे को
कम दिख मतलब साइज में छोटा दिखाते हैं, यानी कुछ एडवांसिंग फीचर्स होती हैं, कुछ रिसाइडिंग फीचर्स होती हैं कुछ कलर के पास। और वो कौन से कलर हैं? ठंडे कलर के पास रिसाइडिंग फीचर्स होती हैं जैसे ब्लू ग्रीन पर्पल, और जो कुछ कलर होते हैं गर्म होते हैं जैसे रेड ऑरेंज येलो, और इनके पास एडवांसिंग क्वालिटी होती हैं। ठीक है, तो ये सब हमने कलर के बारे में पढ़ा था। क्वालिटीज़ क्या पढ़ी थी, और हमने क्या क्या पढ़ा था? ह्यू पढ़ा था, इंटेंसिटी वैल्यू पढ़ी थी, और अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? कलर की ब्राइटनेस एंड डलनेस। फिर हम लाइट की बात करें तो लाइट भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरह काम करता है कि ये भी संवेगात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। कौन? लाइट। अब जब आपने देखा होगा कि हम किसी भी, अगर कोई भी हम डेकोरेशन पर्पज़ के लिए हम लाइटिंग का यूज़ करते हैं, चीज़ों को उभारने के लिए, जैसे कि उसमें मतलब दूर से बिल्कुल एम्फेसिस लाने के लिए चीज़ों पे हम लाइटिंग का यूज़ करते हैं। और जो लाइट होती है वो अंधकार को दूर भगाने वाली होती है, उत्तेजना प्रदान करने वाली होती है, प्रसन्नता का भी प्रतीक होती है। आपने देखा होगा कि जैसे सर्दियों के टाइम में या फिर जैसे बादल होते हैं, बारिश के टाइम में धूप नहीं निकलती है, तो आपको कैसा लगता है? बिल्कुल उस दिन एनर्जेटिक रहते हैं? नहीं, बिल्कुल उदासीन सा दिन होता है। लेकिन अगर वही बात करें कि जिस जहाँ धूप निकलती है दिन में, और तो उस दिन कैसा दिन होता है? एनर्जेटिक सा होता है। ठीक है, तो लाइटिंग का हम यूज़ करते हैं और रूम में होम डेकोरेशन में भी यूज़ कर रहे हैं। तो लाइटिंग का जब आप यूज़ करते हैं होम में भी, अपने डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए भी, तो आपको बिल्कुल एक प्लानिंग करके ही लाइट को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें कमरे में, अगर आपने कुछ मतलब लाइटिंग का यूज़ किया है, तो अगर ज़्यादा लाइटिंग कर ली है रूम में तो भी परेशानी होती है, और जो कम लाइटिंग होती है तो भी हमें क्या होती है? जैसे बात करते हैं, अगर कम लाइट है, हमें दिखाई नहीं देगा अच्छे से, बेचैनी, तनाव, विश्रामहीनता उत्पन्न होगी। वहीं अगर हम ज़्यादा लाइटिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? चकाचौंध उत्पन्न होती है, बेचैनी, चिड़चिड़ापन सा होता है। और तो इसलिए आपको लाइटिंग ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल एक मीडियम उसमें करनी चाहिए, और एक बिल्कुल नियोजित तरीके से करनी चाहिए। आपने देखा होगा शादियों में भी हम लाइटिंग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम इतनी ज़्यादा लाइटिंग करें तो भी मतलब ऐसा चिड़चिड़ापन और भड़कीला सा लगता है ना। तो लाइटिंग भी एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करनी चाहिए। देखो जैसे कमरे में है, लाइटिंग यूज़ हो रही है, तो क्या कर रही है? चीज़ों को बाहर रही है, ये होम डेकोरेशन में यूज़, और ज़्यादा चीज़ों को डेकोरेटिव बना रही है। ठीक है, तो लाइटिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है आर्ट का, और इसको भी मतलब प्लानिंग करके ही यूज़ करना चाहिए। तो ये सब क्या थे, आज हमने कवर किया है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब। और जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।